नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जाट समाज ने गहलोत सरकार पर जाट समाज की अनदेखी करने का लगाया आरोप। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग। भिवाड़ी में बारिश से सड़कें बनी दरिया, विकास के नाले हुए ओवरफ्लो, आमजन हुए त्रस्त। चिरंजीवी बीमा योजना से सरकारी अस्पतालों को मिलने लगा आर्थिक लाभ, अस्पताल के विकास पर होगा खर्च। भिवाड़ी में क्लिनिक चलाने वाला झोला छाप स्वास्थ्य विभाग की टीम देखकर हुआ फरार। क्षेत्र के लोगों का काफी वर्षों से इलाज करके कर रहा था गुमराह। और अब खबरें विस्तार से। एसजीएफ की अलवर डिस्ट्रिक्ट टीम 16वीं नेशनल गैदरिंग 16, 17, 18 सितंबर को धर्मापुरी तमिलनाडु में भाग लेकर वापस आ गई, जिसमें 1983 के स्काउट गिरीश गुप्ता ने पूरे भारतवर्ष के प्रतिभागियों में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अलवर स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के अध्यक्ष राजेश कुमार भट्ट ने बताया कि 16वीं नेशनल गैदरिंग जो 16, 17, 18 सितंबर को धर्मापुरी तमिलनाडु में आयोजित की गई थी, अलवर में से 21 सदस्यीय दल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थान के प्रमुख हरीश कालरा ने बताया कि नेशनल गैदरिंग में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अलवर के 1983 के स्काउट व मित्तल हॉस्पिटल में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर पद पर कार्यरत गिरीश गुप्ता ने भारतवर्ष में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पिछली 15वीं नेशनल गैदरिंग में भी पूरे भारतवर्ष के स्काउट में गैदरिंग हीरो का अवार्ड गिरीश गुप्ता ने प्राप्त किया था, जो न सिर्फ अलवर के लिए बल्कि पूरे राजस्थान स्काउट गाइड एंड फेलोशिप के लिए गौरव का विषय है। सभी सदस्यों ने गिरीश गुप्ता को बधाई दी। हरीश कालरा ने यह भी बताया कि नेशनल गैदरिंग करवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सभी स्टेट के लोगों का फेलोशिप करवाना, यहाँ आयोजित हो रही सभी गतिविधियों में एक दूसरे को अवगत कराना तथा वहां पर हाट बाजार लगाकर एक दूसरे के स्टेट की प्रसिद्ध चीजों को एक ही जगह खरीदने का मौका प्रदान करना तथा सभी प्रांतों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर प्रदान करना। नेशनल गैदरिंग में अलवर के प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव नेशनल एसजीएफ मेघ जैसे सेक्रेटरी जनरल नेशनल एसजीएफ सीमा राठी, मदन मोहन राठी, एडवाइजर इंडियन एसजीएफ सपंत कोठारी, पद्मानी अलवर शाखा अध्यक्ष राजेश कुमार भट्ट, अनीता भट्ट राजस्थान अध्यक्ष हरीश कालरा, शाखा आशा कालरा, सचिव राम प्रकाश गुप्ता, प्रमीला गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, पूनम गोयल, अलवर टीम संयोजक गिरीश गुप्ता, मीनू गुप्ता, बीआर निमेश, मंजू शर्मा, लक्ष्मी अग्रवाल, कृष्णा अनेजा, निशा शर्मा, सुधा चतुर्वेदी ने अलवर का प्रतिनिधित्व किया। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने मुंडावर के राजकीय महाविद्यालय का निर्माण पूर्व में आवंटित भूमि पर करवाए जाने का मुद्दा विधानसभा में विधानसभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उठाया। उन्होंने सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा भी तारांकित प्रश्न के तहत उठाया। अलवर के श्रम विभाग में शुभ शक्ति योजना का लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई शुभ शक्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। शुभ शक्ति योजना का लाभ के बारे में श्रम विभाग अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड में जो लेबर वेतन आता है, उसका उपयोग करके श्रमिकों की योजना का संचालित की जा रही है। बोर्ड में कम उपलब्धता के कारण शुभ शक्ति योजना आवास न होने के कारण और उसके अलावा सभी योजनाओं का भुगतान किया जा रहा है। सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है और जल्द से जल्द इस योजना का निस्तारण कर दिया जाएगा। के द्वारा संचालित की जाती है। बोर्ड में लेबर सेस से जो पैसा आता है, उसका उपयोग करके सभी निर्माण श्रमिकों की सारी योजनाएं संचालित की जा रही है। बोर्ड में सेस की कम उपलब्धता के कारण अभी सरकार की प्राथमिकता में शुभ शक्ति योजना और आवास योजना नहीं होने के कारण बाकी सभी योजनाओं का भुगतान किया जा रहा है और सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्दी ही इन सभी योजनाओं का भुगतान किया जाएगा जिसमें आवेदन किया। शुभ शक्ति योजना है क्या सर? ये जो निर्माण श्रमिक हैं जिनकी बच्चियां 18 वर्ष से अधिक आयु की हैं, जो 8वीं पास की योग्यता रखती हैं, कम से कम 8वीं पास हो, तो उन बच्चों को सम्मेलन प्रदान करने के लिए शुभ शक्ति योजना चलाई जा रही है और उसके तहत सरकार के द्वारा 55,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
तो सर अभी तक वो नहीं मिल पा रही, तो उसका भी एक रीजन नहीं, अभी जल्दी इस पर जांच भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है और सरकार निर्णय लेकर जल्दी इसको प्राथमिकता में लेगी और सबको भौतिक सत्यापन करवाने के उपरांत निस्तारण किया जाएगा। कम से कम 3000 जो आवेदन है वो अभी पेंडेंसी चल रहे हैं ना लगभग। वो डाटा तो मैं अभी एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो भी है मैं जल्दी करवा देंगे, शीघ्र अतिशीघ्र इसका निस्तारण किया जाएगा। सर अभी अलवर शहर के भवानी तोप सर्किल के पास स्थित श्रम विभाग को खुद का भवन नहीं मिल पाया। काफी समय से किराए के भवन में चल रहा श्रम विभाग अधिकारियों ने बताया कि कई बार राज्य सरकार को भवन के लिए अवगत कराया गया और पूर्व में भी श्रम विभाग मंत्री टीकाराम जूली को भी अवगत कराया गया, लेकिन जिले के श्रम मंत्री होने के बावजूद भी खुद का भवन नहीं दिला पाए। खुद का भवन नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया गया। उसके अलावा काफी विभाग किराए के भवन में चल रहे हैं, उन्हें भूमि आवंटित कर दी गई, लेकिन अभी तक श्रम विभाग को भूमि आवंटित नहीं की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति बजट घोषणा 2021-22 के तहत बताया कि जो भी निर्माण श्रमिक हैं उन्होंने आवेदन कर रखा है। विभाग में जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार टीम गठित करके समितियों के अंदर नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत एसडीएम की अध्यक्षता में ग्राम सेवक टीचर पटवारी के माध्यम से टीम गठित की गई। सभी निर्माण श्रमिकों के अधीन भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इस तरीके से शहर के बीएलओ के माध्यम से जांच करवाई जा रही है। कार्य संपूर्ण होने पर सरकार अपने स्तर पर निस्तारण करेगी। हमारे विभाग को भी सरकार जमीन आवंटित करे, सरकारी भवन आवंटित करे। हमारी इच्छा हमने बार लिखा भी, सरकार को भी लिखा है, कलेक्टर महोदय को भी संज्ञान में लाया है और जैसे ही वहां से हमें कोई आदेश होंगे तो हम भी सरकारी भवन में श्रम मंत्री जो है टीकाराम जूली जी भी रहे, उनके भी कार्यकाल में फिर भी क्या है कि ये अपने किराए की बिल्डिंग में ही संचालित रहा। तो विभाग के काफी ऑफिस किराए के भवन में चल रहे हैं और सरकार उनको जमीन आवंटित कर रही है या मिनी सचिवालय में जगह आवंटित कर रही है। हमने भी लिखा हुआ है, जैसे ही हमें भी आवंटित हो जाएगी तो जल्दी हमारा भी संज्ञान में मामला सरकार की जल्दी हमें भी शिफ्ट कर देंगे। उनके जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है पिछले 2 या 3 साल से, क्या कारण है? नहीं 2-3 साल से नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021-22 के तहत उन्होंने घोषणा की थी जितने भी निर्माण श्रमिक हैं और जिन्होंने आवेदन कर रखा है विभाग के अंदर, उन सबका जिला कलेक्टर के निर्देशन में टीमें गठित करके पंचायत समितियों के अंदर नोडल अधिकारी एसडीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर ग्राम सेवक टीचर्स पटवारी के माध्यम टीम गठित की जा रही है और सभी निर्माण श्रमिकों के भौतिक सत्यापन कार्य करवाया जा रहा है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के अंदर भी बीएलओ के माध्यम से भौतिक सत्यापन कार्य करवाया जा रहा है और जैसे कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद सरकार के स्तर पर निर्णय लेकर के सभी आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा। खुदनपुरी गांव में एक सरकारी स्कूल के बरामदे का बारिश के दौरान लेंटर से चूना गिर गया, जिससे नीचे बैठी छात्रा घायल हो गई। इसको परिजनों ने घायल अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल छात्रा नताशा निवासी भीमनगर ने बताया कि वह स्कूल में लंच के दौरान बरामदे में अपनी अन्य सहेलियों के साथ खाना खा रही थी, तभी बरामदे के लेंटर से चूना उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसके कंधे और पीठ में चोट लगी है। उसने बताया कि इस मामले की सूचना स्कूल स्टाफ को मिली और स्कूल स्टाफ ने घायल बच्ची को अपने कमरे में बैठाया, लेकिन घायल होने पर उसको स्टाफ द्वारा अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। इसके बाद स्टाफ ने अपना बचाव करते हुए परिवार के लोगों को इस मामले की सूचना दी। उसके बाद परिवार के लोग स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल स्टाफ ने परिवार के लोगों को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। परिवार के लोगों ने उसको घायल अवस्था में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जैसे ही छात्रा नताशा घायल हुई वैसे ही स्कूल स्टाफ को अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए, लेकिन स्कूल स्टाफ ने कोई ध्यान नहीं दिया और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने अस्पताल में उसको भर्ती कराया, लेकिन स्कूल स्टाफ अस्पताल में भर्ती छात्रा की तबीयत व उसके हालत जानने के लिए नहीं पहुंचा। शमसुद्दीन को एक बार दोबारा सर्वसम्मति से ग्राम सेवा सहकारी समिति टपुकड़ा का अध्यक्ष चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी सहकारिता विभाग खैरतल आभा अग्रवाल ने विधिवत घोषणा करते हुए शमसुद्दीन को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा। रामकिशन प्रजापत, राम सिंह प्रजापत, डॉक्टर फजरुद्दीन, जफर खान, उस्मान खान, हाजी सेलम आदि ने नव नियुक्त अध्यक्ष शमसुद्दीन को मुबारकबाद दी। एसीपी की कार्रवाई में ट्रैप बालाखेड़ा सीएससी के चिकित्सक व उसके दलाल राहुल यादव को मंगलवार को एसीपी कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने दोनों को रिश्वत राशि
करने के आरोप में 1 अक्टूबर तक जेल भेज दिया। मालाखेड़ा थाने के आपसी झगड़े में दर्ज मामले में एमएलसी रिपोर्ट अच्छी बनाने के नाम पर सीएससी के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र शेखर ने 25,000 की रिश्वत राशि की डिमांड कर पीड़ित पक्ष से की। एसीपी ने पीड़ित की दर्ज शिकायत पर सत्यापन जांच किया तो मामला सही पाया, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र शेखर ने 22,000 रुपए मांगे जाना सामने आया। इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी चिकित्सक व उसके दलाल को रंगे हाथ हिरासत में लिया गया, जिन्हें सक्षम न्यायालय में 1 अक्टूबर तक जेल भेज दिया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय आशा मॉडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय एक निजी होटल में आयोजित किया गया। शिविर में जिले की एएनएम व एलएसपी की 60 आशाओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां आशा मॉडल प्रथम के तहत फील्ड में कार्य को कुशलता से करने के लिए क्या कुछ करना है, इसकी विस्तार से जानकारी दी। सीएमएचओ कार्यालय में लीव रिसर्च चिकित्सक अरुण मित्तल ने प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए बताया, फील्ड में कार्य करने के दौरान होने वाली त्रुटियों में सुधार और कार्य को स्टेप बाय स्टेप करने के तरीकों की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी जिलों में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अलवर जिले में यह 4th बैच है। स्पोर्टिव सुपरविजन की जानकारी के साथ सभी को कार्य में दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया। 2 दिवसीय शिविर के समापन के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद आशा अपने क्षेत्र में कार्य को कुशलता के साथ कर सकेंगे। जी सर, किस तरह की ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही क्या है? ये आज हम होटल रजवाड़ा में यहाँ पे 2 बैच बुलाए हुए हैं। अलवर जिले की 60 जो एएनएम और एलएचपी जो हैं उनको बुलाया हुआ है और यहाँ पे आशा मॉड्यूल की एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके अंतर्गत हम एएनएम और एलएचपी द्वारा आशाओं को कैसे सपोर्टिव सुपरविजन करना है, उसके बारे में फील्ड के अंतर्गत कैसे काम में लेना है आशाओं को और किस तरीके से उनकी रिपोर्टिंग व कार्य जो फील्ड का जो कार्य है उसको कैसे सुधारात्मक हमें कैसे करना है और सपोर्टिव सुपरविजन के साथ में कैसे उसको और अच्छे कार्य और सुविधाएं आमजन को देनी है, इसके बारे में इसकी मॉड्यूल की प्रशिक्षण हमारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। तो आज से स्टार्ट हुआ है सर? ये कल से चालू हो गया था, आज दूसरा दिवस है और शाम के 6 बजे तक चलेगा और इसके बाद में इनको एक यहाँ से एक कार्ड भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट, जिसके अंतर्गत इनको आशा मॉड्यूल फर्स्ट का प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त कर लिया। पूरे जिले की है सर ये यहाँ पे हमने ये 4था बैच है। पहले हम धौलपुर और भरतपुर के भी बैच दे चुके हैं और अलवर के भी 2 बैच हो चुके हैं। इसमें अब ये जो बैच है अभी करंट में जो हम दे रहे हैं ये अभी अलवर की फील्ड की है। तो सर किस तरह ये आगे जाकर प्रशिक्षण जो आप दे रहे हो तो किस तरह का प्रशिक्षण है और आगे किस तरह काम करेंगे? ये एक तरीके का सपोर्टिव सुपरविजन है। सपोर्टिव सुपरविजन के अंतर्गत ये है कि भाई जो नीचे जो आशाएं और जो एएनएम जो काम कर रही हैं उनको जो काम करती आ रही हैं उनको किस तरीके से और अच्छे काम कैसे उनसे लिया जा सकता है और वो कैसे जो गलती करती आ रही हैं उनको किस तरीके से उनको सपोर्ट करते हुए उनसे कैसे कार्य सही करवाया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अरुण मित्तल हूँ। मैं मेडिकल ऑफिसर लीव रिजर्व में सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत हूँ और इस ट्रेनिंग के लिए जयपुर से मेरे को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया हुआ है। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व पर जिला मुख्यालय का प्रमुख कार्यक्रम हर वर्ष दशहरा मैदान जेल चौराहा पर पुरुषार्थी समाज की ओर से आयोजित होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कार्यक्रम जिला पुरुषार्थी समिति की अगुवाई में समाज की समस्त सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से 5 अक्टूबर बुधवार को आयोजित होगा। भव्य विजयदशमी उत्सव 2022 में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर विकास न्यास व नगर परिषद का पूर्ण सहयोग रहेगा। जिला समिति अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने बताया कि जहां एक और पूरा भारतवर्ष आजादी का स्वर्णिम 75वां वर्ष बड़ी धूमधाम से मना रहा है, उसी हर्ष को केंद्र में रखते हुए इस वर्ष रावण के प्रधान पुतले की ऊंचाई 75 फुट रखी गई है। कोरोना महामारी की वजह से 2 वर्ष तक यह आयोजन नहीं हो पाया था। इसी वजह से इस वर्ष समाज की समस्त संस्थाओं सहित नौजवानों में इस आयोजन के संबंध में खासा उत्साह बना हुआ है। दशहरा आयोजन समिति के सौरभ कालरा ने बताया कि 5 अक्टूबर बुधवार को पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से श्री राम की शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी। यह
शोभा यात्रा अशोका टाकिज से आरंभ होकर त्रिपोलिया मंदिर, बजाजा बाजार, होप सर्कस, घंटाघर, काशीराम चौराहा, भगत सिंह चौराहा, अंबेडकर चौराहा होते हुए जेल सर्किल के निकट बने दशहरे मैदान में शाम 5 बजे पहुंचेगी। दशहरे मैदान में सर्वप्रथम जयपुरी नवरंगी आतिशबाजी कार्यक्रम में दर्शकों का मन मोह जाएगा। उसके बाद ठीक 6:30 बजे कुंभकर्ण, मेघनाथ व रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। समिति के हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता ने बताया कि कार्यक्रम में अलवर के दोनों कैबिनेट मंत्री सहित सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी व विभिन्न गणमान्य बतौर अतिथि शिरकत करेंगे। समिति के महासचिव लीलाधर कथूरिया ने बताया कि कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से शोभा यात्रा में झांकियों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही शोभा यात्रा के मार्ग में जगह जगह स्वागत तोरण और विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम भी रखे गए। साथ ही दशहरा मैदान पर राम भक्तों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष अशोक भाटिया ने बताया कि इस आयोजन से पूर्व विवेकानंद चौक स्थित समाज की धर्मशाला को रंगारंग लाइटों से सजाया जाएगा। साथ ही शोभा यात्रा के आरंभ से ही श्री राम दरबार की महाआरती कर शोभा यात्रा को रवाना किया जाएगा। पुरुषार्थी समिति के सुदेश खामरा ने इस पर्व के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सन 1948 से अलवर की सबसे पुरानी रामलीला श्री रामलीला क्लब तांगा स्टैंड द्वारा व उसके पश्चात पुरुषार्थी समिति की स्थापना से लेकर आज तक समिति द्वारा रावण दहन का प्रधान कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। इस कड़ी वर्ष में समाज 75वां दशहरा पर्व विजयदशमी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। समिति के ही अर्जुन तख्तानी ने कहा कि पूर्वजों द्वारा जारी परंपरा का 74 सालों तक जिम्मेदारी पूर्ण निर्वहन करने के पश्चात हम 75वां आयोजन उत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह सब पुरुषार्थी समाज के सेवा भावी संस्कारों की वजह से संभव हो पाया है। कॉन्फ्रेंस में राकेश अरोड़ा, के मदान, लीलाधर कथूरिया, ठाकुर दास भोजवानी, रमेश भूरी, हर गोविंद मेहंदीरत्ता, राजेश मक्कड़, रिंकू अरोड़ा, प्रियांश अरोड़ा उपस्थित रहे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कहाँ पे की, क्या है? पुरुषार्थी समिति जिला अलवर के द्वारा नगर परिषद, नगर विकास न्यास, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की सहयोग से 75वां भव्य दशहरा पर्व इस साल 5 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। इस वर्ष हमारे यहाँ जो शोभा यात्रा रहेगी वो 5 तारीख को दोपहर 3 बजे अशोका टाकिज से निकलेगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई होप सर्कस, घंटाघर, भगत सिंह और होते हुए जेल सर्किल पहुंचेगी और शाम 6 बजे जो जयपुरी नवरंगी आतिशबाजी होगी उससे वहां पर भव्यता लाई जाएगी और 6:30 बजे रावण दहन कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। दशहरा पर्व 2022 जो कि 5 अक्टूबर को पुरुषार्थी समिति जिला अलवर द्वारा आयोजित किया जाना है, इस संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर किया गया है। क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे? देखिए, हमारी शोभा यात्रा की शुरुआत पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से भगवान राम की एक महाआरती सर्व समाज के द्वारा आरती करके उसकी परंपरागत शुरुआत होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की देश के विभिन्न अंचलों से इस बार पहली बार ये झांकियां उसमें शामिल की गई हैं। विशेष आकर्षण का केंद्र इस बार पुरुषार्थी समिति जिला अलवर के नौजवान सदस्य जो कि करीब 100 की संख्या में होंगे, वो एक विशेष ड्रेस कोड हम लोगों ने लागू किया है कि वो एक ही ड्रेस में सब लोग रहेंगे। सबके सर पर गुलाबी रंग की पुरुषार्थी समाज की पहचान पगड़ी होगी। महिलाओं के गले में पंजाबी पहचान जो है वो गुलाबी रंग का दुपट्टा होगा। कैसे कार्यक्रम में कैसे दशहरे का जहां तक प्रोग्राम है तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के लिए जो निर्माणाधीन है, इस बार विशेष रूप से हमने व्यवस्थाएं की हैं। चूंकि आजादी का 75वां महोत्सव है और यह संयोग की बात है कि इस बार अलवर शहर में 75वां रामलीला महोत्सव चल रहा है तांगा स्टैंड पर। हमने रावण के पुतले की ऊंचाई जो है वो 75 फुट अमृत महोत्सव को देखते हुए रखी है। पुतलों के निर्माण के लिए हमने विशेष रूप से इस बार आगरा और मेरठ के कारीगरों को बुलाया है। इसके साथ ही जयपुर से आतिशबाजी के लिए भी टीम आएगी जो शहर के नागरिकों का मनोरंजन करेगी। अरावली
आर्टिस्ट अकादमी परिवार अलवर ने महान हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। संस्था के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि एक बेहतरीन कलाकार जिसने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर एक बड़ा स्थान हासिल किया, लोगों को गुदगुदाने की उनकी कला बेजोड़ थी। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले राजू श्रीवास्तव का यूं ही चले जाना निसंदेह हास्य कला जगत में एक बड़ी रिक्तता उत्पन्न करना है। उन्होंने अपने देशभक्ति विचारों से लोगों के दिलों पर अमिट छाप पैदा छोड़ दी। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। वहीं शोक सभा में उपस्थित अरावली आर्टिस्ट अकादमी परिवार अलवर के संस्थापक गिरिराज जयमनी ने कहा कि महान हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव संवेदनशील और देशभक्ति व्यक्ति थे। ग्रामीण भारत का परिदृश्य उनकी प्रस्तुतियों में उभरता रहा है। वे व्यंग और हास्य की अपनी विलक्षण क्षमता से समाज के स्वस्थ मनोरंजन के लिए सदैव अपने प्रसंगों की स्मृति में जीवित रहेंगे। अरावली आर्टिस्ट अकादमी परिवार अलवर ने कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें अरावली आर्टिस्ट अकादमी परिवार के सचिव तेज कुमार, अशोक सैनी, प्रमोद महेंद्र, अशोक शर्मा, रतन रजोरा, नरेंद्र शर्मा, उमेश गुप्ता, रामोतार शर्मा, त्रिलोक टोंगड़ा, मधु जैन, जमनुद्दीन आदि ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों व उनके शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग पर देर रात्रि ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ व जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले राजगढ़ सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि देर रात्रि राजगढ़ स्टेशन मास्टर ने बताया कि एक युवक राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से कट गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वे घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक की पहचान कस्बे के रामावाला कुआ गोविंद पुत्र बाबूलाल सैनी के रूप में हुई। पुलिस ने गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। 11 बजे के आसपास स्टेशन मास्टर राजगढ़ ने बताया कि रेलवे स्टेशन राजगढ़ पर मालगाड़ी से एक आदमी टकरा गया, जिसकी कार्रवाई के लिए जांच भेजे, जिस पर मैं एसपी और मुलाजमान घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल को तात्कालिक में उठाकर लाश को मोर्चरी में रखा और पोस्टमार्टम करा जाकर लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु वारिसान को सुपुर्द किया जाएगा। क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला है? मृतक का नाम है गोविंद जी। पिताजी का नाम है बाबूलाल सैनी, जाति सैनी, उम्र 24 साल, निवासी रामावाला कुआ। भिवाड़ी में सुबह से ही हो रही झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से भिवाड़ी की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। राहगीरों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी इस तरह बह रहा है मानो नदी बह रही हो। पानी की वजह से सड़कों का कोई भी अता पता नहीं चल रहा। भिवाड़ी बोर्ड, सेंट्रल मार्केट व अलवर बाईपास, सोहाना तावुड़ रोड पर तो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। दुपहिया वाहन व सवारी टेम्पो बीच सड़क में ही बंद होकर रह गए, जिन्हें लोग धक्का देकर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पैदल राहगीर घुटने तक पानी में होकर अपना सफर तय कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, लेकिन आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई जगह तो सीवरेज लाइन के ढक्कन खुले पड़े हैं, उनमें से पानी अपने ऊपर उफान कर सड़कों पर आ रहा है। खुले पड़े सीवरेज के आसपास के दुकानदार राहगीरों को बताकर इनमें गिरने से बचा रहे हैं। आफत बनी बारिश में चाहे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग महिला या पुरुष हो, सभी को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS अकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS अकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास,
लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डीसीबी बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने डीसीबी सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के डीसीबी सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के डीसीबी फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। डीसीबी गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। डीसीबी बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। दुर्गा माता मंदिर कमेटी टपुकड़ा के अध्यक्ष अमीलाल प्रजापति ने बताया कि सूचना मिली कि दुर्गा माता मंदिर के समीप जो प्रजापति धर्मशाला का खाली प्लॉट है, उसमें एक नीम का बड़ा पेड़ था जो करीब 25 वर्ष पुराना था, जो कुछ लोगों द्वारा काटा जा रहा है। मंदिर कमेटी के सदस्य इकट्ठे होकर वहां पहुंचे और पेड़ काटने का विरोध किया, मगर पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर मारने दौड़े। इस सूचना पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक उन लोगों ने पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर एक पिकअप गाड़ी में लाद दिया था। पुलिस ने मौके पर ही पहुंच पिकअप गाड़ी को जब्त किया व उसे थाने ले गई। प्रजापति समाज के लोगों ने हरा पेड़ काटने के विरोध में ज्ञापन देकर तहसीलदार टपुकड़ा रेखा यादव को सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की और मामले की रिपोर्ट थाना अधिकारी को दी। गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती झारेड़ा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव मिला। रेलवे पुलिस को झरेड़ा रेलवे स्टेशन से गोविंदगढ़ की तरफ रेलवे लाइन पर ट्रेन के आने वाले से एक व्यक्ति के मरने की सूचना मिली, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने गोविंदगढ़ पुलिस को घटना के बारे में अवगत कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोविंदगढ़ थाने के सहायक उपनिरीक्षक लखन सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को उठवाकर शिनाख्त के लिए गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चे में रखवाया। शव की शिनाख्त श्री राम पुत्र मोइना राम सैनी निवासी भैंसड़ावत के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि श्री राम शराब पीने का आदी था। आए दिन घर में झगड़े होते थे। बुधवार को दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह खेत पर बाजरा काटने चला गया, लेकिन शाम को श्री राम अपने घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास जानकारी भी जुटाई, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। परिजनों को झरेड़ा रेलवे स्टेशन पर डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। बॉडी की शिनाख्त श्री राम के रूप में हुई। पुलिस ने शव का गोविंदगढ़ के सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सहायक उप निरीक्षक लखन ने बताया कि रेलवे लाइन पर एक डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान श्री राम सैनी निवासी भैंसड़ावत के भिवाड़ी जिला अस्पताल के क्षेत्र हरचंदपुर में बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विकास क्लिनिक पर छापा मारा। डॉक्टर की टीम ने क्लिनिक पर चल रहे राम बाबू से क्लिनिक के दस्तावेज मांगे, तो झोला छाप डॉक्टर के पास कोई दस्तावेज न होने के कारण अलवर से आई टीम को गच्चा देते हुए क्लिनिक से भाग खड़ा हुआ। मौके पर मिली दवाइयों को पुलिस की निगरानी में सील करवाया गया। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी चला रहे विकास क्लिनिक के नाम पर यूआईटी फेज 3 थाने में शिकायत दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देख आसपास के क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर मालिक दुकान बंद करके वहां से चले गए। हसनपुर गांव में चल रही अवैध तरीके से क्लिनिक पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देख धड़ाधड़ अन्य फर्जी क्लिनिक व मेडिकल स्टोर बंद कर वहां से फरार हो गए। डिप्टी सीएमएचओ महेश पैरवा ने बीते दिन बुधवार को यह कार्रवाई हरचंदपुर में स्थित विकास क्लिनिक पर की, जहां पर बैठे रामबाबू मिला, जिस
पुलिस को अपने क्लिनिक व डॉक्टर के कागजात मांगे तो उसने कागजात लाने की बात कहकर वहां से फरार हो गया। काफी देर बाद जब वह डॉक्टर नहीं आया तो डॉक्टरों की टीम ने रामबाबू को फोन किया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिस पर रामबाबू के सहायक धनेश्वर को पुलिस को सुपुर्द किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां मिले सर्जिकल उपकरण व दवाइयों को सील कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। वह पुलिस ने क्लिनिक को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान डीसीएमओ डॉक्टर महेश बैरवा, आईईसी कोऑर्डिनेटर डूंगर राम उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर के शर्मा, आयुष चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, फार्मासिस्ट राकेश यादव, यूआईटी फेज 3 थाने के एएसआई बत्तू सिंह मौजूद रहे। कल एक विकास क्लिनिक है अचलपुर मेन बाजार में, उसकी कोई शिकायत थी, तो शिकायत के आधार पर शिक्षापन के लिए डॉक्टर महेश बैरवा डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ से आए थे। फिर हमने यहाँ पर नेतृत्व किया था, मेरे फार्मासिस्ट और आयुष चिकित्सक वहाँ पर पहुँचे तो वो ना तो उसके पास कोई दस्तावेज थे, तो दस्तावेज के बहाने से फिर वहाँ से चला गया। फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ था। फिर वहाँ जितना भी उसका मेडिसिन वगैरह इक्विपमेंट थे वो सब सील किए पुलिस की उपस्थिति में, और वहाँ जो उसका सहायक उपस्थित था उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया। वो जब्त किए हुआ सामान जो है वो भी दुकान जो उसकी सील कर दी। सर वो कितने दिनों से चला रहा था वो कैसा क्लिनिक? 15 साल से। 15 साल से चला रहा है। वहाँ मोहल्ले वालों से बातचीत हो गया, 15 साल से क्लिनिक चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। मौसम में बदलाव के साथ ही भिवाड़ी उपजिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं जिला स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही मरीजों की लंबी कतार देखी जा सकती है, जिनमें ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी में या कॉलोनियों में रहने वाले मजदूर तबके के लोग शामिल हैं। इन दिनों मौसम के बदलाव के चलते खांसी, जुकाम, वायरल बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उपजिला स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना 700 से 800 के बीच ओपीडी आ रही है। इन मरीजों में ज्यादातर मरीज वायरल बुखार से पीड़ित हैं। सभी मरीजों को अस्पताल से निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है। वे मौसम में परिवर्तन के चलते सावधानी बरतने के दिशा निर्देश भी डॉक्टरों के द्वारा दिए जा रहे हैं। भिवाड़ी उपजिला स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि अस्पताल में रोजाना 700 से 800 के बीच ओपीडी आ रही है, जिनमें से ज्यादातर मरीज खांसी, जुकाम व वायरल बुखार से पीड़ित हैं। सभी मरीजों को दवाइयां देकर ठीक किया जा रहा है। वायरल बुखार के साथ साथ स्किन इन्फेक्शन के मरीज भी देखे जा रहे हैं। उपजिला स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 776 तरीके की दवाइयां उपलब्ध है। सर्जिकल मेडिसिन को भी लगाएं तो कुल 576 तरीके की दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध हैं। कुछ दवाइयां ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण अभी कभार खत्म हो जाती है, तो उन्हें निरोगी राजस्थान योजना के तहत जमा कराए गए फंड में से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अलवर से खरीद लाया जाता है। डॉक्टरों की मंशा यह रहती है कि किसी भी मरीज को बाहर से दवाइयां ना लेनी पड़े। कभी कभार बच्चों को एंटी कोल्ड दवाइयां खत्म हो जाती हैं, जिसका भी इंतजाम अस्पताल अपने स्तर पर करने की कोशिश करता है। अस्पताल में कुल 22 डॉक्टरों की पोस्ट स्वीकृत है, जिनमें से 15 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। अस्पताल में लंबे समय से फिजिशियन, सर्जन व हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद खाली चल रहे हैं। इन दिनों ही भिवाड़ी की जनसंख्या को देखते हुए अत्यधिक आवश्यकता है। करीब 1 साल पहले सर्जन के पद पर डॉक्टर विनोद यादव को लगाया गया था, लेकिन वह भी करीब 6 महीने पहले ट्रांसफर करा कर चले गए। डॉक्टरों की कमी की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भिवाड़ी में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण अनेक राज्यों से लाखों लोग आकर यहाँ पर रहते हैं। ये भी लोग इलाज कराने के लिए भिवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ईएसआईसी हॉस्पिटल पर ही आते हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुए मरीजों को रेफर करने के अलावा और कोई भी उपाय डॉक्टरों के पास नहीं है, या फिर ज्यादा पैसे खर्च कर निजी अस्पतालों में गरीब लोगों को इलाज करवाना पड़ता है। कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं? 700 से 800 के बीच में ओपीडी आ रही है, और मेन तो हमने ऊपर अलग से एक आइसोलेशन वार्ड बना रखा है वाले वार्ड को, लेकिन अभी इस तरह से कुछ ज्यादा कुछ डेंगू के या मलेरिया के कुछ केसेस तो नहीं आ रहे। मेनली स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यही है अभी। जिस तरीके से बरसात हो रही है उस हिसाब से मच्छर भी, मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा, तो इसमें क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जैसे सर हम किट हमने ला के रखी हुई है, डेंगू किट भी है, मलेरिया की भी किट है, जो रैपिड किट होना, अगर उसमें लगेगा डाउट है तो अभी तक वो एक केस आए, कोई केस आए हैं डेंगू या मलेरिया के अपने यहाँ अभी नहीं है। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा
मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। कठुमर थाना क्षेत्र टीटपुरी गांव में एक ढाबे पर खाना खाने के बाद पैसे नहीं देने को लेकर ढाबा संचालक और खाना खाने आए लोगों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि ढाबा संचालक के साथ करीब 7 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे होटल संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। घायल के परिजनों ने बताया कि घायल राम भरोसी निवासी सलीमपुर का रहने वाला है और इसने टीटपुरी गांव में मीना ढाबा होटल खोल रखा है, जहां पर रोज करीब 7-8 लोग शराब पीकर फ्री में खाना खाने के लिए आते थे और पैसा मांगने पर ढाबा संचालक से लड़ाई झगड़ा करते थे। करीब 7 लोग, जिसमें राजेश शर्मा, नरेश शर्मा, सोनू और भुवनेश सहित अन्य 3 साथियों के साथ शराब पीकर खाना खाने आए और खाना भी खाया। उसके बाद होटल संचालक ने जैसे ही इन लोगों से पैसे मांगे तो राजेश, नरेश, सोनू और भुवनेश ने मिलकर लाठी डंडों से राम भरोसी पर हमला कर दिया, जिससे राम भरोसी गंभीर रूप से घायल हो गया और मारपीट करने वाले मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल राम भरोसी का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। मेरा भाई होटल पर अपना खुद का होटल है, उस पर काम करता है। मीना ढाबा के नाम से होटल है। उस पर हनुमंता के पंडित पानसार उन्होंने आकर के और अटैक हमला कर दिया, तो उससे उसके काफ़ी चोटें आई हैं। हमें सूचना लगी, हम पहुंचे तो हमने उसको आके उठाया और उठा करके उसको अलवर। कितनी चोटें आई हैं? चोटें उसके खोपड़ी में भी हैं, पैरों में, दोनों में, हाथों में भी हैं और हो सकता है हड्डी क्रैक भी हो सकती है। कहाँ पे भर्ती कराया था? कठुमर हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया, तो फिर हम उसको अलवर लेकर आए हैं। क्या नाम है उसका? राम भरोसे मीना। कितने दिन से परेशान कर रहे थे? वो काफी दिन से परेशान कर रहे थे। पहले 5-4 दिन पहले भी इसको परेशान किया, तो वह टाइम तो हम गांव वालों का तो लग गया, तो हमने इसको बचा लिया। अब ये दोबारा हमला किया है उन्होंने। हाँ, उन्होंने जम के मरे का सामान करके छोड़ गए। कहाँ की घटना? कौन सा गाँव है? कौन सा थाना लगता है? कठुमर थाना लगता है। गाँव कौन सा है? सलेमपुर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखरी है। क्या लगते हो आप? मेरा भाई है वो छोटा, राम भरोसी। ये होटल पे आपका काम कर रहा था उस समय। होटल पे काम कर रहा था? मीना ढाबा है टिटपुरी में, उस होटल पे काम कर रहा था। उसके बाद 8-10 गुंडे आए थे गाड़ी लेके। उन्होंने इसके साथ मारपीट की है और हाथ पांव बढ़िया तरीका से, मतलब ढंग से पीटा इसको। इसको पहले से जानते थे? हाँ, जानते थे। कौन कौन थे, क्या नाम था? एक का तो नाम राजेश शर्मा था, हनुमंता,
दूसरे का नरेश शर्मा हनुमंता, तीसरे का नाम था सोनू उर्फ काली, वो राजगढ़। ये तीनों क्या करते हैं? ये भांग धतूरे, अटकन भटकन, गांजा वांजा बेचते हैं, तस्करी करते हैं कुल मिलाकर। कब इनके साथ में घटना कब हुई है? इसके साथ में आज ही हुई थी, करीबन 6:15 बजे समथिंग शाम को। कितने लोगों ने मारा? करीबन 7 या 8 थे। आप थे वहाँ पे? मैं तो बाद में आया था, मुझे फोन किया था जब आया था। तो आपने मुकदमा दर्ज लिया है? हाँ, गया था मैं थाने, उन्होंने बोला मुकदमा दर्ज सुबह होगा, अब आप इसका इलाज कराइए। कौन से गाँव है आपको? कौन से थाना पड़ता है? थाना कठुमर पड़ता है, गांव सलेमपुर हमारा। इसका क्या नाम है? इसका राम भरोसी उर्फ चिंची। उम्र कितनी है इसकी? इसकी 40 वर्ष। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया लाल मेरा। अलवर शहर की सीमा से सटे गांव भूगोल स्थित वन विभाग पहाड़ी क्षेत्र में कई सालों से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन व वन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग पर बने अस्थायी बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की ओर से तहसील कर्मचारियों के साथ मौके पर पैमाइश करा भूमि का चिन्हीकरण किया गया। साथ ही विभाग ने 4 दीवारी का कार्य भी शुरू कर दिया। इस दौरान जमीन पर रिहायश करने पर रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि बिना कोई अग्रिम सूचना व नगरीय विकास विभाग की ओर से पट्टा मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। वन विभाग की 4 दीवारी में अपना प्लॉट गवा बैठे प्रभावित लोगों की ओर से जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने बताया कि 13 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, प्लॉटों की रजिस्ट्री है, पट्टा है, इसके बाद भी विभाग अमानवीय तरीके से कार्यवाही कर रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से विभागीय कार्यवाही को रोके जाने की मांग की है। आया हूँ और हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट अवैध तरीके से तोड़फोड़ कर रहा है, जिसके अंदर हमको सब मतलब हमारा जो भी 2008 में हमने प्लॉट लिया था, बकायदा इंतकाल खुला हुआ है, रजिस्ट्री मिली हुई है, ठीक है, और कोई भी प्री नोटिस हमें नहीं दिया गया है फॉरेस्ट की तरफ से जब वो कार्रवाई की गई है। दूसरा पट्टा हमको यूआईटी ने दिया है शहर अभियान के तहत, ठीक है, इसके बावजूद भी हमारे तोड़फोड़ की जा रही है लगातार। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है सर, 13 साल पहले प्लॉट लिए थे, 13 साल पहले से मकान आज तक मकान बन गए, आधी कॉलोनी में पूरे मकान बन चुके, 20% प्लॉट खाली पड़े। जिन प्लॉट खाली पड़े उन प्लॉटों पे वन विभाग तोड़फोड़ कर रहा है, जबकि पट्टा रजिस्ट्री कंप्लीट प्लॉटों की है। पट्टा वाला प्लॉट भी तोड़ दिए हैं। कितने पट्टे कब लिए थे? पट्टे एक साल 1.5-2 महीने पहले पट्टा मिला है, कुछ हो के साल भर पहले मिले हैं, कुछ के 6 महीने पहले मिले हैं। तो उनको भी तोड़ रहे हैं खाली प्लॉटों को, कि वन विभाग की जमीन है। पट्टे इनको दे रखे हैं पहले? पट्टा दिया हुआ यूआईटी ने। कितने लोगों के पट्टे हैं? पट्टे तो कम से कम 20 से 25 लोगों के हैं और 100 से 150 रजिस्ट्री है उसकी कॉलोनी में। और तोड़फोड़ सब खाली प्लॉट हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, मकान बने उनको छेड़ नहीं रहे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा अलवर के कारण अलवर अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सरकारी अस्पताल की आमदनी में इजाफा हो रहा है। यह जानकारी डॉक्टर प्रभारी कृष्ण कुंदनानी ने दी। उन्होंने बताया कि 1 मई 2021 से इस योजना का संचालन हुआ और 31 मार्च 2022 तक 18,370 मरीज भर्ती किए गए, जिनमें से 6,90,52,000 की आमदनी हुई। इस योजना के लागू होने से अब 5.5 महीने में ही 19,409 मरीजों का इलाज किया, जिसमें से 8,13,69,000 की आमदनी हुई। आमदनी का उपयोग अस्पताल विकास में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी तरह की बीमारियां कवर होती हैं। अलवर की जिला अस्पताल में 3 आईसीयू बने हैं। इसमें जो भी मरीज भर्ती होता है उसका सभी बीमारी का बीमा कवर होता है। इस योजना के तहत विभिन्न तरीके की सभी बीमारियों का निःशुल्क इलाज होता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 18 स्वास्थ्य मार्गदर्शक बनाए गए हैं, जो मरीजों को मोटिवेट करते हैं, वार्ड में जाकर उनकी जानकारी करते हैं। जब से ये चिरंजीवी योजना लागू हुई, देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दिनांक 1 मई 2021 से हमारे अस्पताल में संचालित है, जिसमें विभिन्न तरह की बीमारियों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। जिसमें मैं आपको अगर आंकड़े बताऊं तो जब 1 मई 2021 से ये संचालित हुई, उससे लेकर के और 31 मार्च तक 2022 तक 18,370 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुए, रजिस्टर हुए, और जिनमें करीब योजना में
करीब 6,90,52,000 का अमाउंट हमारे RMRS में प्राप्त हुआ अस्पताल के विकास कार्यों के हेतु, है ना। लेकिन जो हर्ष की बात है वो ये है कि पिछले 5.5 महीने में ही जो मरीज पिछली बार 10 महीने में कवर हुए थे, उससे ज्यादा मरीज इस बार 5.5 महीने में ही कवर हो गए। उनका आंकड़ा है 19,409, क्योंकि पिछली बार 10 महीने में 18,370 मरीज आए थे। इस बार 4.5 महीने में ही 19,409 मरीज हमारे यहाँ इलाज ले चुके हैं और उनके एवज में अस्पताल को भी 8,13,79,283 रुपए की आय हुई है, जो अस्पताल के विभिन्न विकास कार्यों में। कौन से पैकेज हैं जो चल रहे हैं चिरंजीवी? इसमें हमारे पास हर तरह के पैकेज हैं, चाहे वो कान नाक गले की सर्जरी हो, चाहे पेट की सर्जरी हो, चाहे हमारे सीरियस मरीज ICU में 3 ICU बने हुए हैं हमारे पास, उन तीनों ICU में मरीज मेडिकल के केसेस भर्ती होते हैं, चाहे जहर के मरीज हुए, चाहे विभिन्न प्रकार की सांस की बीमारियों के भर्ती हुए या वार्ड के, हर तरह के पैकेजेस इसमें अवेलेबल हैं। ताकि क्या है, सरकारी, इसका मेन उद्देश्य सरकारी अस्पतालों को उन्हीं के लेवल पर विकास कार्यों को बढ़ावा देना है कि भाई सरकार को फंड भेजने की जरूरत नहीं पड़े, सरकारी अस्पताल सारे पेरीफ्री से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक या मेडिकल कॉलेज तक अपनी आमदनी खुद ही कर लें, जो उनको इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अमाउंट प्राप्त हो जाता है। हमारे 18 स्वास्थ्य मार्गदर्शक उसके लिए दिन रात बैठे होते हैं और वे उस मरीज का या तो जन आधार कार्ड या आधार कार्ड लेकर के उसका बायोमेट्रिक से उनको ट्रेस कर लेते हैं और उनको जो मरीज भर्ती के समय ट्रेस नहीं हो पाता, उनको वार्ड में अंदर जाकर के भी ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मरीज इमरजेंसी में भर्ती होता है, उसके पास में जन आधार कार्ड घर पर तो होता है लेकिन यहाँ नहीं लेकर आता है, तो उसके लिए हमने सुबह शाम राउंड की भी व्यवस्था की हुई है। तो वो हमारे स्वास्थ्य मार्गदर्शक उनको अंदर जाकर के कवर करके आते हैं ताकि उन्हें योजना के बारे में बता सकें। और अलवर शहर के सरकारी सभी अस्पतालों में फूलदार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इसका मुख्य मकसद यह है कि मरीजों का मूड फ्रेश रहे और सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे दिखाई दें। यह जानकारी आज राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि अस्पतालों को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार गमले और पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें फूलदार और फलदार पौधे होंगे। उसके लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BS खत्री व प्रिंसिपल संदीप अवस्थी होंगे। उन्होंने बताया कि फलदार फूलदार पौधे लगाने के पीछे उनका मकसद यह है कि मरीजों का मूड बढ़िया रहे और स्वस्थ होकर बाहर जाएं। आमजन से यह कहे कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे हैं। उन्होंने बताया कि यह अलवर जिले के अस्पताल से संचालित अलवर शहर के सभी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। अस्पताल स्वच्छ रहे, सुंदर दिखे, इसके लिए हमने एक अस्पताल में आवश्यकता अनुसार गमले और पौधे लगाने, जो फूलदार फलदार पौधे लगाने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BS खत्री हैं और संदीप अवस्थी जी प्रिंसिपल साहब हैं उसमें। तो ये मिलकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस तरह के पौधे लगाने हैं और गमले से सजावट करनी है, जिससे कि मरीजों का मूड एलिवेशन रहे, अच्छा मूड रहे, प्रसन्न रहे और यहाँ से स्वस्थ होकर बाहर जाए और दूसरों को मैसेज दे कि सरकारी अस्पताल जो है प्राइवेट वालों अस्पतालों से भी बेहतर है। कौन कौन से अस्पताल में, शिशु में भी, महिला में भी? हाँ, जिला अस्पताल के अंदर जितने भी अस्पताल है सभी में इस तरह के पौधे लगाए जाए, गमले लगाए जाए। अलवर शहर के बुद्ध विहार कांजी हाउस में लंपी रोग से ग्रसित गायों को देखने के लिए सांसद बालकनाथ योगी पहुंचे। इस दौरान सांसद बालकनाथ योगी ने गायों को दिए जा रहे उपचार, उनके आहार, रहने सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसे लेकर सांसद संतुष्ट हुए। गौरतलब है कि 2 सितंबर से कांजी हाउस से संक्रमित गोवंशों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जिसमें करीब 110 से ज्यादा गोवंश को लाया गया। 30 को यहां से रिकवर हुई तो वहीं मौतों का आंकड़ा 35 तक पहुंचा। सांसद ने बताया यहां दिए जाने वाले ट्रीटमेंट 21 दिनों की अवधि है, जिनमें शुरुआती 3 दिन अस्टेमेंट करने वाले गोवंशों की रिकवरी 100% है। आयुर्वेद के लड्डू एलोपैथिक एंकर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दिन में 3 बार ड्रेसिंग व दवा जांच की जा रही है। स्वस्थ गायों के बाड़ों में इन्हें भिजवाया जा रहा है। समय समय पर पशुओं को, गायों को दवाई उपचार दिया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं बताई गई। दूसरा है कि भोजन व्यवस्था
वो भी अच्छे से की जा रही है। तीसरा है कि रहन सहन की व्यवस्था, तो गौ माता की रहन सहन की व्यवस्था आप सब देख ही रहे हैं, अच्छे से व्यवस्था की गई है नगर परिषद की ओर से। और साथ में भी अलग से वार्ड भी बनाया जा रहा है, जिसमें जो कुछ रिकवर जो पशु गाय कर रही हैं, जो अच्छे से ठीक हो रही हैं, जो 50% से अधिक ठीक है, उनको अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, और जो ज्यादा सीरियस है उनको अलग वार्ड में रखा जाएगा, ताकि बीमारी एक दूसरे से फैले भी ना, और जो स्वस्थ होने की ओर है उनको अच्छे से स्वस्थ रिकवरी होने में उस सुविधा के अनुसार उनको लाभ भी मिले। कितनी गाय अभी लगभग 110 गाय है कैंप के अंदर, और जिसके अंदर टोटल जो गाय आई उनके अंदर से लगभग 35 गाय जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इस बीमारी के कारण उन्होंने अपने देह को त्यागना पड़ा, लेकिन रिकवरी की संख्या अब अच्छी है। और जो ज्यादा ही सीरियस होती है वही गाय, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया कि वही गाय जो है कि मर रही है, बाकी गाय जो है कि रिकवर कर रही हैं, तो ठीक से चल रहा है। व्यवस्थाओं में मैं मानता हूं कि कोई कमी नहीं है। अलवर जाट महासभा ने 5 सूत्रीय मांगों को शीघ्र लागू करने की मांग की। जाट महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के जिला अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने बताया कि 29 मई 2012 को अलवर शहर के हनुमान सर्किल पर जाट समाज के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को लगाने का प्रयास किया था, जिसे जब्त कर लिया गया था। इस दौरान 49 लोगों को गिरफ्तार किया। मुकदमा राज्य सरकार ने वापस ले लिया था, जिसके कारण अब कोई मामला किसी के लिए विचाराधीन नहीं है। जाट समाज और किसान वर्ग की भावना आहत हो रही है, क्योंकि जाट समाज और किसान वर्ग के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के जुड़े होने के साथ साथ भाव रखते हैं। जाट समाज समिति की यही मांग है कि जल्द समिति अलवर को प्रतिमा सौंपी जाए। चौधरी ने बताया कि 29 मई 2012 को अलवर शहर के हनुमान सर्किल पर जाट समाज के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को लगाने का प्रयास किया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया। वहीं इसी दौरान 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया, और मुकदमा राज्य सरकार ने वापस ले लिया, जिसमें जाट महासभा में आक्रोश है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की प्रतिमा को शिवाजी पार्क पुलिस थाने में जब्त रखने का कोई अधिकार नहीं है, तथा जाट समाज में किसान वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना है। हमारी मांग है कि चरण सिंह की प्रतिमा को जल्द से जल्द जिला जाट महासभा समिति अलवर को सौंपा जाए, और राज्य सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन होने पर जाट समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की सन 2012 मई में जब हनुमान चौराहे पे जब्त की गई थी, वो आज मूर्ति शिवाजी पार्क थाने में है। हम जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि समाज की भावनाओं को समझते हुए वो मूर्ति हमें दी जाए, समाज को दी जाए। हम हमारी निजी संस्था में इसको लोकार्पण करेंगे। हम राज्य सरकार और जिला प्रशासन को ये आश्वासन देते हैं कि कानून व्यवस्था कोई नहीं बिगड़ेगी। इस प्रकरण में हमें मूर्ति दिलाई जाए। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। क्या मुख्य मांग है सर आपकी? चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगाई जाए। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर 17% है। सन 75 साल से अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया हमारा। हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस हाईकमान से, महाराज विश्वेंद्र सिंह जी हैं, हेमाराम जी हैं, हरीश चौधरी जी, ये किसी को मुख्यमंत्री बनाए। सीधा सा सवाल है कि रामेश्वर ड्यूटी को बहुत कम वोटों के मार्जिन से हरा दिया गया जी। क्या वो जाट समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना, अभी भी कर रहे हैं। उनकी मांग आपने क्यों नहीं उठाई? उनको सीएम बनाया। देखो, मैं उनकी भी मांग रख रहा हूँ। रामेश्वर ड्यूटी भी सीनियर कांग्रेसी नेता है, उनको भी बना दिया जाए, किसी को बना दिया है। आपकी सरकार में 7 मंत्री, उसके बावजूद भी आदरणीय और सम्मानीय हाँ पूर्व प्रधानमंत्री जी की मूर्ति नहीं लगाई जा रही। हाँ, ऐसे क्या कारण है? ये कोई अब ये हमने मुद्दा उठाया है। मूर्ति आएगी और 1 महीने के भीतर आ जाएगी। कहाँ लगाओगे मूर्ति को? गाई पेडी हमारी समाज की हॉस्टल है, वहाँ लगाएंगे। इसके अलावा और क्या मांग है? इसके अलावा मुख्यमंत्री की मांग है भाई 2 टिकट, जिले में जनसंख्या हमारी इतनी है, 2 टिकट दिए जाए जाट समाज को। पिछले 2 चुनाव में नहीं दिए। तीसरी, नियुक्तियों में भी हमारे साथ समाज के साथ भेदभाव हुआ है, कोई नियुक्ति नहीं दी। नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्तियां भी समाज को दी जाए। जब सभी समाज को दे दी तो हमारे जाट समाज को क्यों अलग थलग किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह चौधरी, अध्यक्ष जिला जाट महासभा अलवर। सदर थाना पुलिस
ने भूगोर स्थित गांव में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा में हथियारों की नोक पर हुई लूट का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 अवैध देसी कट्टे 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि 4 अगस्त 2022 को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के भूगोर शाखा में दोपहर करीब 2:30 बजे पर बैंक के कार्यों के दौरान नकाबपोश बदमाश ने हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 2 लड़कों ने नकाब पहने हुए थे और एक हेलमेट लगाया हुआ था। बदमाश करीब 76,700 की नकदी को लूट कर ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में आरोपी गोपाल यादव पुत्र धर्म सिंह यादव निवासी नंगल जाडला बहुत कला, रवि कुमार पुत्र धर्म सिंह यादव निवासी जाडला, कुशाल सिंह राजपूत पुत्र ओमवीर सिंह राजपूत निवासी टोडा थाना लक्ष्मणगढ़ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्ष्मणगढ़ इलाके में कोई फटे पुराने नोट चल रहे हैं, तो उस आधार पर सदर थाना प्रभारी अजीत सिंह और अरावली बिहार थाना पुलिस प्रभारी जहीर अब्बास उसकी तह तक पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। बैंक से लूटी गई रकम फटे पुराने नोट ही थे। इस आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन आरोपियों ने 3 वारदातों को अंजाम देना कबूल की है। खेरली थाना क्षेत्र के खेरली रेल पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को भी इसी गैंग ने की है, जिसका मुख्य आरोपी वफरदा गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। यह वारदात 18 अगस्त 2022 को घटित हुई थी, जिसमें खेरली रेल के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में विष्णु यादव पुत्र प्रहलाद यादव निवासी नंगला नंगली टोडा को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। इसके अलावा इन बदमाशों ने खुडियाना पेट्रोल पंप पर भी लूट वारदात को अंजाम देना दिया था। यह घटना 3 माह पहले हुई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अनिल यादव पुत्र रामजीलाल यादव को गिरफ्तार किया। यह पूरी गैंग हथियारों की नोक पर पेट्रोल पंप, बैंक जैसी संस्थाओं को लूट कर अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर पीसी रिमांड मांगा जाएगा। इसके बाद ही पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि उन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक भूगोर में पिछले दिनों एक बैंक लूट की कट्टे की नोक पर बैंक लूट की वारदात की गई थी, जिसमें विभिन्न टीमें अलवर पुलिस के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें एसएचओ सदर, एसएचओ अरावली विहार जहीर अब्बास, डीएसटी साइक्लोन सेल और सदर थाने की पूरी टीम लगातार प्रयासरत थी इस बड़ी वारदात को खोलने के लिए। इसी आसूचना के दौरान ये भी पता चला कि लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में कुछ फटे पुराने नोटों को चलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बैंक से जब ये लूटे गई राशि लगभग 76,700 रुपए बैंक वालों के हिसाब से जब बताए गए थे, तो ये फटे पुराने नोट ही थे। तो इसके दौरान हमने आसूचना डेवलप की लक्ष्मणगढ़ और आसपास के इलाकों में, और जहीर अब्बास जी और अजीत एसएचओ सदर की अथक प्रयासों से एक चिन्हीकरण किया गया एक गैंग का, जिसके 3 मेंबरान को नाकाबंदी के दौरान एसएचओ सदर और एसएचओ अरावली विहार की टीम द्वारा पकड़ा गया है। ये तीनों जो हैं, इनसे 3 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस जो हैं वो अभी तक बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल जिन पे ये लोग चलते थे पूरी गैंग, और विभिन्न वारदातें जो ये करते थे, वो भी इनसे बरामद हुई हैं। इनमें से 3 जो हैं, गोपाल यादव, रवि कुमार यादव और कुशाल सिंह, ये तीनों तो भूगोर बैंक की लूट में शामिल थे। इसी के साथ साथ इनके अन्य साथी जो विभिन्न लूट की वारदातों को अंजाम देते थे, वो भी हमने पकड़े हैं, जिसमें इन्होंने सेवर भरतपुर में जो बैंक लूट का प्रयास और फायरिंग की जो घटना की थी, वो इन्होंने कबूली है। साथ ही साथ इस गैंग ने खुडियाना पेट्रोल पंप पे जो लूट हुई थी वो भी इन्होंने कबूली है, जिसमें हमने एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल यादव है, इसको भी गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ खेरली रेल के पेट्रोल पंप पे भी एक बीते दिनों एक वारदात हुई थी, जिसको भी हमने बापर्दा गिरफ्तार करते हुए हमने इसी गैंग के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो इनसे अलवर जिले की 3 बड़ी वारदातें
सेवर भरतपुर की एक बड़ी बैंक लूट की वारदात और अन्य वारदातें भी जो अब हम इनको पीसी रिमांड पर लेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इनसे खोल पाएंगे। ये गैंग इसी तरीके की वारदातों को कट्टे की नोक पर लूट करना, बैंक लूट करना, पेट्रोल पंप लूट करने की वारदातों को अंजाम देने की एक बड़ी गैंग थी। इनके सारे वेपन इन्होंने बताया, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने अपने पास 4 वेपन बताए हैं, जिसमें से एक वेपन सेवर में जब फायरिंग की वहीं पे गिर जाना बताया और 3 वेपन जो इनके पास थे वो हमने इनसे रिकवर कर लिए हैं। इनके टोटल 6 साथी हैं जो हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से एक बाल अपचारी है और अन्य पूछताछ इनसे जारी है। खेड़ली और खुडियाना वाली जो बैंक लूटे, जो पेट्रोल पंप लूट्स हैं, उनमें अलग से इनसे पृथक से पूछताछ की जा रही है और संबंधित एसएचओज द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय अलवर में छात्र संघ कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष धारा सिंह गुर्जर ने बताया कि कार्यालय उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में महंत शुभराम दास महाराज, सरपंच बेनेडी मुंडावर और कॉलेज प्राचार्य SR रेंगर समेत कॉलेज स्टाफ की अध्यक्षता में कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान कॉलेज स्टाफ व अतिथि ने छात्र संघ पदाधिकारियों को छात्र संघ की कुर्सी पर बैठाकर छात्रहित में कार्य करने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान कार्यक्रम में इंद्रपाल गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विधि महाविद्यालय अलवर, देवेंद्र गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विधि महाविद्यालय अलवर, पंकज सावरिया, एडवोकेट हिमांशु मुखेरी, युवा नेता हितेश गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष BSR कॉलेज, मोनू पहलवान, पंचायत समिति सदस्य मुंडावर, विष्णु चावड़ा, एडवोकेट सुभाष गुर्जर, छात्र संघ अध्यक्ष मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, साजिद खान, छात्र संघ अध्यक्ष BCR कॉलेज, कजई हुसैन, छात्र संघ अध्यक्ष कॉमर्स कॉलेज, हरीश कुमार, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष मत्स्य विश्वविद्यालय, निहाल गुर्जर, पूर्व छात्र संघ महासचिव मत्स्य विश्वविद्यालय, सोनिया जाटव, छात्र संघ सचिव BCR कॉलेज, सचिन रावत, हितेश मुखारी, निरंजन गुर्जर, रविंद्र गुर्जर, राजकुमार चौधरी, देवेंद्र राजपूत, लव कुश चंदेला, प्यारेलाल गुर्जर, जय गुर्जर, एडवोकेट कप्तान गराठी, विजय रावत, श्याम गुर्जर, पवन सिंह, पीपल खेड़ा, अजित सिंह, पुष्पेंद्र अवाना, नीरज यादव, रोहित चौधरी सहित सैकड़ों छात्र व युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में धारा सिंह गुर्जर, छात्र संघ अध्यक्ष, ने सभी विद्यार्थी व कॉलेज स्टाफ को साथ लेकर महाविद्यालय में विद्यार्थी की समस्या के लिए निराकरण के लिए प्रयासरत करने का संकल्प लिया और कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता को जान से मारने की धमकी देने वाले का कोई भी सुराग नहीं लगा। पुलिस ने हालांकि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इधर सांसद महंत बालकनाथ भाजपा महिला नेता चारुल अग्रवाल के निवास पर गए और पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने दिलासा दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरी लहजे में कहा कि बदमाशों में अगर हिम्मत है तो सामने आकर बताएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी से स्थिति में घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सनातन में प्रेम करने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है और अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार सबको है। उन्होंने किसी के खिलाफ कोई ऐसी पोस्ट नहीं की जिसमें सामने वाले को दुख पहुंचे। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक शीघ्र कार्रवाई करे और आरोपियों को दंडित करे। इधर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया। बीट कांस्टेबल और थाना प्रभारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस सोसाइटी में तैनात गार्डों को भी निर्देशित किया गया कि बाहरी आवागमन पर कड़ी से निगरानी रखें और वहां से आने जाने वाले स्कूल बसों पर भी निगरानी रखे रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई का खुलासा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता चारुल अग्रवाल ने 13 सितंबर को सोशल मीडिया पर ज्ञान व्यापी पर कमेंट किया था। इसके बाद 29 सितंबर को उनके अपना घर शालीमार स्थित फ्लैट पर विंडो में धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें 56 टुकड़े करने की धमकी दी गई थी और आखिरी तारीख 25 सितंबर बताई गई। इस तारीख के चलते वह परिवार अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेज रहा और पूरा परिवार दहशत में बताया जा रहा है। मैं पर चारुल जी के यहाँ पर घर के फ्लैट के बाहर ही
धोबी के अंदर जो विट्रोपी है उसमें विट्रोपी पत्र मिला, जिसके अंदर इनके लिए काफी हीन भावना से लिखने वाले ने काफी अपशब्द भी लिखे हैं और इनको जान से मारने की धमकी भी दी है। तो मैं तो आपके माध्यम से जिसने भी ये कृतज्ञ किया है और ऐसी भावना कोई भी रखने वाले व्यक्ति है उनसे यही स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ऐसी भावना रखकर और ऐसे विचार रखकर आप ज्यादा दिनों तक समाज के अंदर नहीं रह सकते। और जिस प्रकार से आपने कायरता पूर्वक एक परिवार को डराने धमकाने की कोशिश की है और परिवार के माध्यम से आपने उन सभी लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की है जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं और भारत के कानून और संविधान में विश्वास करते हैं, उन सबको आपने डराने धमकाने की जो कोशिश की है, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप सामने आकर एक बार कह के दिखाओ, तब हम बताएंगे कि आपका क्या स्थान है और आपका क्या दंड है। जिस प्रकार से आपने ये कोशिश की है कार्यान्तापूर्व, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य किसी भी समाज में नहीं है और इसको जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन पकड़े, क्योंकि ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी स्वरूप में समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो पुलिस प्रशासन उसको पकड़कर ऐसे व्यक्तियों को तुरंत उसको कानून के सुपुर्द कर कानून को सबसे सख्त सजा दी। गायों में चल रही लंबी बीमारी के चलते अभी गायों की स्थिति बहुत खराब चल रही है। इसको देखते हुए समस्त युवाओं की एक टोली ने मिलकर गायों में फैल रही लंबी बीमारी की रोकथाम के लिए एक हेल्प मिशन गो सेवा टीम का गठन किया, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए सभी के सहयोग से राशि इकट्ठा कर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, जंगल, सड़कों पर तेजी से बढ़ रही लंबी बीमारी से पीड़ित बेसहारा असहाय बेजुबान गायों के लिए मोबाइल वैन बनाकर सेवा और उपचार कर रहे हैं। इससे सैकड़ों गायों को अब तक उपचार मिल चुका है और वो ठीक भी हो रही हैं। मिशन गो सेवा की टीम गौ माता के लिए दवाइयां, सैनिटाइजर, डिटॉल, आयुर्वेदिक दवाइयों से निर्मित लड्डू आदि सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श कर साथ लेकर काम कर रही है। यह अब तक पिनान, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, महुआ, सिकंदरा आदि क्षेत्रों में लंबी रोकथाम के लिए पहुंची, जहां गायों का उपचार किया और परिजनों व ग्रामीणों को आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई। जगह जगह पर ग्राम वासियों ने टीम का स्वागत किया और गौ माता की सेवा के इस कार्यों की खूब प्रशंसा की, जिन्होंने अब बहुत सारे भामाशाह और युवा साथी सहयोग कर रहे हैं। टीम में सतवीर सिंह राघव, भूपेंद्र सिंह राठौड़, जितेंद्र सिंह जादौन, विजय सिंह रजावत, गर्ग भाई साहब, रॉकी सोनी, जयपुर राजू सिंह राठौड़, कालूराम प्रजापति, उदय सिंह जादौन, विशाल सिंह जादौन, श्याम सुंदर प्रजापति, ज्ञानचंद्र कुमार, सोनू जांगीर, अभिषेक, राम अवतार कुमार, बबली कुमार, सचिन, रणवीर सिंह, डॉक्टर टीकम प्रजापति सभी युवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवा में लगे हुए हैं। मिशन गो सेवा टीम के संयोजक विजय सिंह ने बताया कि गो सेवा परोधर्म है और गो माता को माता के रूप में पूजा जाता है। तो आज समय है हम सबको मिलकर गो माता की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए हम इस मिशन में ज्यादा से ज्यादा भामाशाह सेवकों को जोड़कर जल्द ही दूसरे इलाकों जिलों में भी सेवा देंगे। अभी टीम अलवर, करौली, भरतपुर और जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही है। ग्राम चुमरावली से ग्राम वासियों द्वारा हेल्प मिशन गो सेवा टीम का स्वागत किया गया और गौ माता की सेवा के प्रति सेवा भाव की प्रशंसा की। संकल्प रक्तदान टीम व अर्चना फाउंडेशन की ओर से सनी शर्मा के जन्मदिवस उपलक्ष्य पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर अलवर ब्लड बैंक में आयोजित किया गया, जिसमें 125 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। 38 रक्तवीरों ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। साथ ही 3 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों को डोनर कार्ड, सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजनकर्ता शनि शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन के द्वारा यह 112वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। फाउंडेशन के द्वारा नियमित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर हर माह आयोजित किए जाते हैं। रक्तदान शिविर में सहयोगी संस्था विजन संस्था का विशेष योगदान रहा। रक्तदान शिविर के दौरान अर्चना फाउंडेशन व संकल्प रक्तदान टीम और विजन संस्थान के कार्यकर्ता व सदस्य मौजूद रहे।
मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र शेखर दलाल सहित 22,000 की रिश्वत राशि के साथ एसीपी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक पर था, वहीं पर उसका दलाल लैब टेक्नीशियन का कार्य करता था। राहुल यादव ने रिश्वत की राशि ली थी। एसीपी ने राहुल यादव को रिश्वत की राशि के साथ दबोचा। रुपए लेने के बाद राहुल के हाथ धुलवाए। लाल हाथ होने पर राहुल यादव ने मौके से भागने का प्रयास किया। बड़ी मशक्कत के बाद एसीपी टीम ने राहुल यादव को पकड़ा। राहुल यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी मालीबाग थाना मालाखेड़ा का रहने वाला है। डॉक्टर जितेंद्र शेखर की निजी क्लिनिक पर लैब टेक्नीशियन का कार्य करता था। एसीपी दोनों को पकड़कर मालाखेड़ा थाने ले आई और ट्रैप की कार्रवाई की। इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एएसपी पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद सहित टीम मौजूद थी। डॉक्टर जितेंद्र शेखर के मालवीय नगर स्थित निवास पर भी कार्रवाई की गई। रखने की शर्त पर हमारे एसीबी कार्यालय में कल दिनांक 20 तारीख को उपस्थित होकर शिकायत दी कि मालाखेड़ा सीएससी में जो डॉक्टर जितेंद्र शेखर हैं वो मेडिकल रिपोर्ट मेरे पक्ष में बनाने की एवज में 22,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इस शिकायत का हमने कल सत्यापन कराया। सत्यापन सही पाया गया और सत्यापन सही पाया जाने पर आज हमने इंस्पेक्टर प्रेमचंद के नेतृत्व में ये ट्रैप कार्रवाई आयोजित की, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र शेखर और उसके जो दलाल हैं राहुल यादव, दोनों को परिवादी से 22,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए हमने ट्रैप किया। सर, उनका एक निवास है मालवीय नगर में, क्या वहाँ पे भी कार्रवाई सुनी? वहाँ पे हमारी ही अलवर ब्यूरो टीम के सदस्य डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में सर्च की कार्रवाई जारी है। किस प्रकरण को लेकर सर ये एमएलसी चल रही थी? परिवादी और इसके विपक्षी के बीच में मारपीट का मुकदमा इसी थाने में दर्ज हुआ था और उस मारपीट के मुकदमे में एमएलसी की जरूरत थी और एमएलसी को फेवर में बनाने की एवज में डॉक्टर जितेंद्र शेखर रिश्वत राशि की डिमांड कर रहे हैं। सर, पीड़ित को न्याय मिले और पीड़ित आपके यहाँ ऑफिस में जाता है, आपके द्वारा कई कार्रवाई की गई है पूरे जिले भर में ही, तो आगे क्या रहेगा सर? क्या कहना चाहेंगे आप आम और पीड़ित व्यक्ति से कि वो आपके पास आए जिससे उसे न्याय मिले और पैसे भी उसके बर्बाद नहीं हो? देखिए, आम आदमी और पीड़ित व्यक्ति के लिए हम यही प्रयास करते हैं कि उनका जो जायज काम है। अलवर बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस गौशाला का सांसद महंत बालकनाथ योगी ने निरीक्षण किया। लंबी डिलीज को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौ सेवा कार्य में निरंतर कार्य कर रहे गौ सेवकों का आभार भी जताया। फिलहाल जो भी कार्यकर्ता जो गौ सेवक यहाँ पर सेवा कर रहे हैं उनकी कहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि हम शुरुआत के दिन आए थे और आज के दिन फिर आए हैं, तो देखो मुख्य रूप से गाय का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के संबंधित उसके उपचार, तो उसमें कोई भी कमी हमारे सेवकों ने, जो भी गौ सेवक यहाँ पर सेवा कर रहे हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं, केवल सेवा स्वार्थ है, उन व्यक्तियों का कहना है कि अच्छा सा ट्रीटमेंट हो रहा है। समय समय पर पशुओं को, गायों को दवाई उपचार दिया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं बताई गई। दूसरा है कि भोजन व्यवस्था वो भी अच्छे से दी जा रही है। तीसरा है कि रहन सहन की व्यवस्था, तो गौ माता की रहन सहन की व्यवस्था आप सब देख ही रहे हैं, अच्छे से व्यवस्था की गई है नगर परिषद की ओर से। और साथ में भी कि अलग से वार्ड भी बनाया जा रहा है जिसमें जो कुछ रिकवर जो पशु गाय कर रही हैं, जो अच्छे से ठीक हो रही हैं, जो 50% से अधिक ठीक है, उनको अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और जो ज्यादा सीरियस है उनको अलग वार्ड में रखा जाएगा, ताकि बीमारी एक दूसरे से फैले भी ना, और जो स्वस्थ होने की ओर है उनको अच्छे से स्वस्थ रिकवरी होने में उस सुविधा के अनुसार उनको लाभ भी मिले। कितनी गाय अभी लगभग 110 गाय है कैंप के अंदर, और जिसके अंदर टोटल जो गाय आई उनके अंदर से लगभग 35 गाय जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इस बीमारी के कारण उन्होंने अपने लिए को त्यागना पड़ा, लेकिन रिकवरी की संख्या अब अच्छी है। और जो ज्यादा ही सीरियस होती है वही गाय, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि वही गाय जो है कि मर रही है, बाकी गाय जो है रिकवर कर रही है, तो ठीक से चल रहा है। व्यवस्थाओं में मैं मानता हूं कि कोई कमी नहीं है। अब हम सबको तो यही प्रार्थना भगवान से कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से हमारी गौ माता को बाहर निकाले और पूरे प्रदेश में ये जो लंपी रोग चला है इसका पतन हो और ये खत्म हो और हमारी गौ माता स्वस्थ रूप से विचरण करें।
राजगढ़ कस्बे में बुधवार देर शाम को दो परिवारों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक 12 साल के बालक की डंडों से पिटाई कर दी। बालक को फ्रैक्चर हो गया, जिसका अब जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल हुए बालक के पिता राकेश ने बताया कि उनके पड़ोसी ने शराब पीकर गाली गलौज की। जब उनको गाली गलौज करने से टोका तो लाठी लेकर मारपीट करने आ गए। पति पत्नी से मारपीट की। जब बालक देखा तो उस पर भी डंडे चला दिए, जिससे उसके बालक के फ्रैक्चर भी हो गया। पुलिस को रात को ही रिपोर्ट दे दी गई, लेकिन फिर भी वह परिवार को धमकाने में लगे हुए हैं। राकेश ने बताया कि पड़ोसी सुरेश, विशाल, आकाश व दिनेश के परिवार से उसके कोई पुरानी रंजिश नहीं है, केवल गाली गलौज नहीं करने के लिए ही टोका था तो मारपीट कर दी, जिससे बड़ा बेटा संदीप घायल हो गया। भाई राजगढ़ का मामला है भाई साहब, दारू पी रहे थे साहब वो बगल में और गाड़ी गलौज कर रहे थे। मना किया था तो साहब यूं तो फेंक कर दी साहब उन्होंने, और फिर नीचे आ गए तो साहब लाठी डंडे हॉकियों से मारा था उन्होंने। और फिर ये और कह रहे हैं कि तू कर ले, करा जाए जो हम देख लेंगे। पुलिस वाले भी नहीं उठे रात को। कौन लोग थे वो जिन्होंने मारा? पड़ोसी थे साहब। अच्छा, क्या नाम पता है उनको? उनका नाम है भूचा है एक का नाम, तो और क्या नाम से दिनेश है, और विशाल है, आकाश है, लच्छी है, गिरीश है, भानु है। कोई आपसे ऐसी रंजिश? ना साहब कोई पुरानी रंजिश नहीं। हम तो जब भी यही मना कर रहे थे कि आप बैठ जाओ यार, जाओ भाई साहब बैठ जाओ, पर उन्होंने तो एकदम डंडों से दिए। अच्छा, आपने किसकी चोट आई है? हमारे मेरे बच्चे की आई है, घरवाड़ी के दिए साहब उन्होंने, और मेरे खुद के दिए। क्या नाम बच्चे का? बच्चे का नाम संदीप है साहब। कितनी उम्र है? 12 साल की है साहब। नाक फ्रैक्चर हो रहे साहब बच्चे की। जिला जाट महासभा समिति ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश कांग्रेस पर समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान सरकार में भागीदारी की मांग की। जाट महासभा समिति के बैनर तले स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शेर सिंह बुंडरा ने कांग्रेस अलगनामा पर निशाना साधते हुए राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने पर समाज के विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। उन्होंने कहा, जाट समाज 75 वर्षों से कांग्रेस को समर्थन व सहयोग करता आया है और सरकार बनाने में अहम भूमिका रहा है। उन्होंने कहा, राजस्थान 15% आबादी वाले जाट समाज के सबसे अधिक विधायक हैं। गंडूरा ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन करता है तो जाट समाज के किसी भी कांग्रेस नेता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए। जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस अलगनामा पर समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अलवर जिले से समाज को एक टिकट देने की मांग की। साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में समाज की अनदेखी करने पर तंज कसा। जाट प्रेस समाज की प्रेस वार्ता में पिछले कई वर्षों से थाने में रखी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा दिलवाने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने कहा कि वर्ष 2012 में हनुमान सर्किल पर जाट समाज ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाने का प्रयास किया था, जिसे जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया। समाज के लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे राज्य सरकार ने वापस ले लिया। मामला किसी न्यायालय में नहीं लंबित नहीं है। हमारी मांग है प्रशासन समाज को पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी की प्रतिमा अविलंब उपलब्ध कराएं। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।